धमाका। एक गगनभेदी आवाज ने धरती और आसमान को कंपा दिया। हर तरफ बस गहरा धुआं फैला था। अपनी आंखें खुलने से पहले ही निशा शर्मा के होठों पर एक फीकी दर्द भरी मुस्कान तैर गई। वह एक बार फिर नाकाम हो गई थी। अगले ही पल शरीर में दौड़ती एक अजीब सी सिरन ने उसे आंखें खोलने पर मजबूर कर दिया। उसकी नजरें अब तीखी और सतर्क थी। उसके ठीक सामने खड़ा हुआ मेला कुचेला और बुदबुदार आदमी इस अचानक आए बदलाव को भांप नहीं सका। इसके बजाय वह अपना गंदे पीले दांत दिखाते हुए भद्दी सी हंसी हंसा और उसके शरीर को सहलाने लगा। निशा की प्रतिक्रिया उसकी सोच से भी कहीं अधिक तेज थी। उसने पलक झपकते ही उस आदमी का हाथ दबोचा और पूरी ताकत से अपनी ओर खींचा। आह! वह आदमी दर्द से करा उठा। उसकी चीख इतनी तेज थी कि पास ही कचरे के डिब्बों में खाना तलाश रहे आवारा कुत्ते और बिल्लियां भी डर कर भाग खड़े हुए। छोड़ो, मुझे छोड़ दो। निशा को पीछे धकेलने की नाकाम कोशिश करते हुए वह आदमी बुरी तरह चिल्लाया। लेकिन अगले ही पल उसकी एक और खौफनाक चीख गूंज उठी। निशा ने पूरी ताकत से उसके नाजुक हिस्से पर एक जोरदार लात झड़ दी थी। बेतहाशा दर्द के मारे उस आदमी की आंखें फटी की फटी रह गई। भला दुनिया का कौन सा ऐसा पुरुष होगा जो इस भयानक दर्द को न समझ सके। लेकिन निशा यही नहीं रुकी। उसने बिना कोई मौका दिए उसे एक और जोरदार लात मारी, जिससे वह सीधा दीवार से जा टकराया। वह आदमी दर्द से दोहरा होकर जमीन पर गिर पड़ा। उसका चेहरा पूरी तरह से पीला पड़ चुका था और उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल पा रहा था। निशा ने एक अजीब सी शून्यता के साथ चारों ओर नजर दौड़ाई। सीलन और कचरे की उस तीखी जानी पहचानी बदबू ने उस संकरी गली में छिपी उसकी बरसों पुरानी यादों के ताले अचानक खोल दिए। उसने टी शर्ट और जींस में लिपटे अपने शरीर को ध्यान से देखा और आखिरकार उसके चेहरे के भाव बुरी तरह बदल गए। क्या उसका फिर से पुनर्जन्म हुआ था? वह भी एक 17 साल की लड़की के रूप में? हाँ, यह सच था। उसे 2 बार नया जीवन मिला था। पहली बार वह अपनी सभी यादों के साथ एक रहस्यमय जादुई दुनिया में जागी थी, जहाँ वह आगे चलकर एक महान वैद्य और प्रकृति विशेषज्ञ के रूप में विख्यात हुई। लेकिन उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि उसे दूसरी बार भी पुनर्जन्म मिलेगा, और वह भी अपने उसी पहले जीवन में वापसी। एक ऐसा समय जो उसकी जिंदगी का सबसे कड़वा और नफरत से भरा दौर था। दर्द से कराते हुए उस आदमी को देखकर निशा की आंखों में बर्फ सी ठंडक और बेरुखी छा गई। इस जीवन में कहने को तो उसके माता पिता दोनों थे, लेकिन वे बहुत पहले ही तलाक लेकर अपने अपने नए परिवार बसा चुके थे। उन दोनों के लिए ही निशा महज एक बोझ थी, जिसे उन्होंने उसके हाल पर बेसहारा छोड़ दिया था। नतीजतन अपना पेट पालने के लिए छोटी उम्र में ही काम करने के अलावा उसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा था। ठीक इसी समय वह एक छोटे से रेस्टोरेंट में क्लर्क का काम किया करती थी। आज वह खाने की डिलीवरी देने बाहर निकली थी, लेकिन जैसे ही वह इस संकरी गली से गुजरी, इस बेघर और आवारा आदमी ने उसका पीछा किया और उस पर हमला कर दिया। हालांकि उस दिन किसी तरह वह अपनी जान बचाकर भाग निकली थी, लेकिन इस खौफनाक हादसे ने उसे जिंदगी भर के लिए एक गहरा मानसिक सदमा दे दिया था। अब जबकि उसे अपना जीवन सुधारने का यह दूसरा मौका मिला था, तो वह अपने इस बदलाव की शुरुआत इसी आदमी से करेगी। यही सब सोचते हुए उसने अपने कदम उस आदमी की ओर बढ़ाए। नहीं नहीं, मेरे पास मत आना। निशा के कदमों की आहट सुनते ही वह आवारा आदमी खौफ से कांप उठा और गिड़गिड़ाने लगा। मुझे किसी ने यहाँ भेजा था। मैं यह सब नहीं करना चाहता था। निशा के कदम वही ठिठक गए। उसके चेहरे के भाव एकदम सपाट और रहस्यमय थे और आंखों में चुभने वाली ठंडक थी। तुम्हें यहाँ किसने भेजा? एक लड़के ने। उसने मुझे पैसे दिए थे और कहा था कि मैं इसी गली में तुम्हारा इंतजार करूं। उसी ने मुझे यह सब करने के लिए कहा था। उस आदमी की कुछ भी छिपाने की हिम्मत नहीं हुई और उसने बिना रुके पूरी सच्चाई उगल दी। उसे खौफ था कि अगर वह थोड़ा भी झिझका तो निशा ने उसे जिंदा छोड़ेगी नहीं। एक लड़का? निशा ने अपनी नजरें नीचे झुकाई। उसने तुम्हें इसके कितने पैसे दिए? सिर्फ 1,000 रुपये। महज 1,000 रुपये? एक लड़की की जिंदगी बर्बाद करने के लिए उसे यह कीमत काफी लगी थी? कितनी सस्ती थी एक लड़की की इज्जत। भले ही उस रात वह आदमी अपनी घटिया साजिश में पूरी तरह कामयाब नहीं हो पाया था, लेकिन इस भयानक हादसे ने स्वभाव से शर्मीली और डरी सहमी निशा को भीतर तक तोड़कर रख दिया था। और यही उसके जीवन के दर्दनाक सफर की असल शुरुआत थी। इस विचार के आते ही उसने एक कदम और आगे बढ़ाया। कहाँ है वो पैसे? वह आदमी बुरी तरह चौंका और अविश्वास से उसकी ओर देखने लगा। निकालो उन्हें बाहर। निशा ने बिना किसी दया के अपना पैर जोर से उसकी पीठ पर दे मारा।
मैं अभी निकलता हूँ। उस और आदमी ने हड़बड़ाहट में अपने गंदे कपड़ों के भीतर से 1,000 रुपये के नोट बाहर निकाले। क्या क्या अब मैं जा सकता हूँ? मेरा यकीन करो, मैं बुरी तरह से बेकसूर हूँ। पसीना और सीलन से बदबू मारते उन पैसों को अपने हाथ में लेते हुए निशा के चेहरे पर एक बेहद अजीब और खौफनाक मुस्कान उभर आई। बेकसूर? महज चंद पैसों की खातिर किसी मासूम लड़की की जिंदगी तबाह करने वाला इंसान आखिर बेकसूर कैसे हो सकता है? उसके होठ हल्के से हिले, जैसे उसने कोई अनकहा आदेश दिया हो, और अगले ही पल गली के अंधेरे से अचानक कई जंगली बिल्लियां निकल कर आई और झपट्टा मारते हुए सीधे उस आदमी पर टूट पड़ी। आह! अपनी दूसरी जिंदगी में निशा शर्मा जिस जादुई दुनिया में दोबारा जन्मी थी, वहाँ पशु प्रशिक्षक और शाही वनस्पति शास्त्री हुआ करते थे। जिन लोगों के पास ये दोनों ही हुनर होते थे, उन्हें प्रकृति विशेषज्ञ कहा जाता था। शायद अपनी पुरानी यादों के कारण ही उसके पास इतनी मजबूत मानसिक शक्ति थी कि वह एक दुर्लभ प्रकृति विशेषज्ञ बन सकी थी। भले ही इस नए जन्म के बाद उसकी ये जादुई क्षमताएं लगभग खत्म हो चुकी थी, लेकिन फिर भी कुछ आवारा कुत्तों और बिल्लियों को अपने वश में करना उसके लिए बाएं हाथ का खेल था। पीछे से आ रही उस आदमी की खौफनाक चीखें सुनकर भी निशा के कदम नहीं डगमगाए। वह बिना पीछे मुड़े शांति से आगे बढ़ती रही। हालांकि जैसे ही वह एक और गली के पास से गुजरी, उसे कुछ कदमों की आहट सुनाई दी। पकड़ो उसे, वह आ गई है, बचकर जाने न पाया। निशा के माथे पर सिलवटें पड़ गई। वही अनजान लोगों के पचड़े में नहीं पड़ना चाहती थी, इसलिए वह सावधानी से एक तरफ छिपने के लिए खिसक गई। जैसे ही वह बांस के एक बड़े से गट्टर के करीब पहुंची, खून की तेज गंध ने उसकी सांसों को जकड़ दिया। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाती, एक मजबूत हाथ ने उसे खींचकर बांस के उस गट्ठर के पीछे कर लिया। एक भारी और धीमी आवाज गूंजी। इसके पहले कि वह कुछ बोल पाती, उस शख्स ने उसे अपनी बाहों में जकड़ लिया और उसका मुंह अपने हाथों से कसकर बंद कर दिया। खून की उस गाढ़ी महक के साथ साथ एक पौरुष से भरी गंध ने उसके होश सुन कर दिए। बाहर कदमों की आहट अब और करीब आ रही थी। वे लोग सीधे उन्हीं की तरफ बढ़ रहे थे। निशा अंदर ही अंदर गुस्से से उबल रही थी, लेकिन वह उन लोगों को अपने करीब नहीं आने दे सकती थी। वे लोग सोच सकते थे कि वह भी इस अनजान आदमी के साथ मिली हुई है। उसकी भौहें अचानक तन गई। उस तरफ अचानक किसी के चिल्लाने की आवाज आई और उसके तुरंत बाद बाकी लोग भी दूसरी दिशा में दौड़ पड़े। अपनी मानसिक शक्ति से उन आवारा कुत्तों और बिल्लियों का इस्तेमाल करके उन लोगों को पटकाने के बाद निशा का सिर चकराने लगा और उसका शरीर एकदम ढीला पड़ गया। अगर उस आदमी ने उसे थमा न होता तो वह पक्के तौर पर जमीन पर गिर पड़ी होती। हालांकि इस वक्त उन दोनों की स्थिति बेहद अजीब और अतरंग हो चुकी थी। निशा दुबली पतली जरूर थी, लेकिन उसका कद छोटा नहीं था। वह लगभग 170 सेंटीमीटर लंबी थी, लेकिन वह आदमी उससे भी कहीं ज्यादा लंबा था। निशा अपने सिर के ऊपर उसकी भारी सांसों और ऊर्जा को महसूस कर सकती थी, जिससे उसके रोंगटे खड़े हो रहे थे। वह काफी हट्टा कट्टा भी था, जिसका सीना बेहद चौड़ा और सख्त था। जब शुरुआत में निशा को खींचकर वहां लाया गया था, तो उसने कोई खास विरोध नहीं किया था। उसने बस उस आदमी से थोड़ी दूरी बनाए रखने की कोशिश की थी। लेकिन अब अपनी मानसिक शक्ति खर्च करने के कारण वह इतनी कमजोर हो चुकी थी कि उसके लिए सीधा खड़ा रहना भी मुश्किल था। उसके पास उस आदमी का सहारा लेने के अलावा कोई चारा नहीं था। अब उन दोनों के बीच रत्ती भर भी फासला नहीं बचा था। ऐसे अजीब और उलझी हुई स्थिति पहले से ही शर्मनाक थी, लेकिन जिस बात ने निशा को सबसे ज्यादा शर्मिंदा और झल्लाने पर मजबूर कर दिया, वह यह थी कि उस आदमी के शरीर में कुछ असहज बदलाव महसूस होने लगे थे। जैसे ही वे दोनों एक दूसरे से सटे खड़े थे, ऐसा लगा मानो उनके आसपास की हवा जम सी गई हो। यह पक्का करने के बाद कि वे लोग वहां से जा चुके हैं, निशा ने उस आदमी के सीने पर हाथ रखा और उसे जोर से पीछे धकेल दिया। वह आदमी दर्द से करा उठा। अब उसके पेट से और भी ज्यादा खून रिसने लगा था। खटाक खटाक बांस का वह गट्ठर एक तेज आवाज के साथ जमीन पर आ गिरा, जिससे चारों तरफ धूल का एक गुब्बार सा उड़ गया। जब धूल छटी तो निशा ने आखिरकार उस आदमी का चेहरा देखा। वह कम से कम 185 सेंटीमीटर लंबा था। उसका शरीर छरहरा लेकिन गठीला था। तीखे नैन नक्श, तनी हुई घनी भौहें, गहरी और तेज आंखें, पतले होठ और माथे पर पड़ी उन सिलवटों के साथ वह बिल्कुल किसी ऐसे सम्राट की तरह लग रहा था जो अपने सिंहासन से पूरी दुनिया को अपने गुरूर भरे अंदाज में देख रहा हो। बस अफसोस इस बात का था कि उसके कपड़ों पर लगे खून के धब्बों और इस बिखरी हुई हालत ने
उसके उस राजसी रोब को थोड़ा फीका कर दिया था। जैसे ही निशा ने उस आदमी का चेहरा साफ साफ देखा, उसकी आंखों के भाव पूरी तरह बदल गए। विक्रम ओबरॉय, लोग उसे मास्टर विक्रम के नाम से जानते थे। भारत में ओबरॉय खानदान अपनी बेहिसाब दौलत के लिए मशहूर था और विक्रम खुद व्यापारिक दुनिया का एक ऐसा बेताज बादशाह था जिसके नाम से ही लोग खौफ खाते थे। सिवाय इसके कि जब उसे विक्रम ओबरॉय के एक खास व्यक्ति के साथ संबंधों की याद आई तो निशा ने मन ही मन चाहा कि काश उसने उन गुंडों को भटकाने के बजाय वापस इसी की तरह भेज दिया होता। निशा की उन घूरती हुई नजरों को देखकर विक्रम के माथे पर सिलवटें पड़ गई। उसने झिझकते हुए पूछा, क्या तुम मुझे जानती हो? मैं तुम्हें नहीं जानती। निशा के चेहरे पर कोई भाव नहीं था। जाहिर है विक्रम को उसकी बात पर रत्ती भर भी यकीन नहीं हुआ। वह साफ समझ सकता था कि यह लड़की सच नहीं बोल रही है। हालांकि उसके पास इस बात पर गहरे से सोचने का वक्त नहीं था, क्योंकि उसके घाव की हालत अब और बिगड़ रही थी। उसका भारी भरकम शरीर अचानक लड़खड़ाने लगा। निशा को कुछ भी सोचने का मौका नहीं मिला। उसने तुरंत आगे बढ़कर उसे गिरने से बचा लिया और सहारा दिया। उसे सहारा देने के बाद निशा शर्मा का मन किया कि वह खुद को एक जोरदार थप्पड़ जड़ दे। क्या रिफ्लेक्स था! लोगों की जान बचाने को लेकर उसके अपने कुछ उसूल थे। मुझे खेद है कि मैंने तुम्हें परेशानी में डाला। तुम जा सकती हो, विक्रम ओबरॉय ने अपने ढीले बड़े चेहरे के साथ कहा। उसके हमेशा सख्त दिखने वाले चेहरे पर इस वक्त एक अजीब सी लाचारी और दयनीय भाव था। निशा का चेहरा तमतमा गया। जाहिर है कि वह वहां से जाना चाहती थी, लेकिन विक्रम की हालत और लगातार बहते हुए खून को देखकर उसके दिमाग में विचारों की उथल पुथल मच गई। आखिरकार उसने गहरी सांस ली, गंभीर हुई और उसे धीरे से जमीन पर बिठा दिया। इससे पहले कि विक्रम कुछ समझ पाता या प्रतिक्रिया दे पाता, उसने उसकी जैकेट उतार फेंकी और उसकी शर्ट ऊपर खींच दी। उसने उसे जमीन पर लेटाकर दबा दिया था। शायद विक्रम में अब बिल्कुल भी ताकत नहीं बची थी, इसीलिए उसने बिना किसी विरोध के निशा को अपने हिसाब से काम करने दिया। कपड़े हटते ही उसका गठीला पेट सामने आ गया। उस पर लगी गोली का निशान बेहद खौफनाक था और वहां से अभी भी लगातार खून रिस रहा था। अगर ऐसा ही चलता रहा तो महज 10 मिनट के भीतर ही हद से ज्यादा खून बह जाने के कारण उसकी मौत हो जाएगी। निशा ने बिना कोई खास भाव दिखाए अपना हाथ आगे बढ़ाया और घाव पर जोर से दबाव डाल दिया। विक्रम के लिए यह किसी झटके से कम नहीं था कि खून का बहना सच में रुक गया था। कोई चाकू और लाइटर है? निशा ने पूछा। विक्रम एक पल के लिए चौंका। मेरी जेब में है। निशा ने तुरंत उसकी जेब में हाथ डाला और फुर्ती से एक आर्मी चाकू, एक लाइटर और सिगरेट की एक डिब्बी बाहर निकाल ली। उसने सिगरेट की डिब्बी को गहरी नफरत और घृणा के साथ पास के कचरे के डिब्बे में फेंक दिया और लाइटर जलाकर चाकू की धार को गर्म करने लगी। बर्दाश्त करने की कोशिश करना। चाकू को अच्छी तरह गर्म करने के बाद उसने एक सपाट और ठंडे चेहरे के साथ कहा। विक्रम इससे पहले कि कुछ कर पाता, वह गर्म चाकू सीधे उसके घाव में उतर गया। आह! दर्द के मारे विक्रम के माथे पर ठंडा पसीना छलक आया। उसने अपने दांत कसकर भींच लिए और उसका पूरा शरीर अचानक अकड़ गया। दर्द, असहनीय दर्द। बिना किसी एनेस्थीसिया के और ऐसे गंदे अस्वच्छ माहौल में विक्रम को लगा जैसे वह पागल हो जाएगा। और यह लड़की, यह तो पक्के तौर पर पागल थी। अगर उसके पौरुष और गुरूर ने उसे न रोका होता तो वह शायद जोर से चीख ही पड़ता। निशा के हाथों की हरकतें बेहद सदी हुई और सटीक थी। गोली ज्यादा गहरे में नहीं धसी थी, इसलिए उसने जल्दी उसे बाहर निकाल लिया। फिर निशा ने फुर्ती से उस घाव का शुरुआती इलाज किया। उसने चाकू से विक्रम के कोट को चीरकर पट्टियां बनाई और उस सादगी से उसके घाव को बांध दिया। ठीक है, अब तुम नहीं मरोगे। निशा बेहद शांत भाव से खड़ी हो गई, लेकिन उसकी आंखों में अभी भी एक अजीब सी अरुचि और नफरत साफ झलक रही थी। विक्रम का चेहरा अभी भी पीला था। वह मन ही मन सोच रहा था कि क्या उसने पहले कभी इस लड़की का कुछ बिगाड़ा है, वरना उसके इस रूखे व्यवहार की और क्या वजह हो सकती थी। लेकिन वो तो इस जगह पर पहले कभी आया ही नहीं था, तो फिर भला यह लड़की उसे कैसे जान सकती है। निशा ने वह चाकू और लाइटर अपने पास रख लिया। तुम्हारी जान बचाने के लिए यही मेरा इनाम है। भविष्य में मैं तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहूंगी। इतना कहकर वह विक्रम के जवाब का इंतजार किए बिना ही वहां से मुड़कर चली गई। यह सब देखकर विक्रम और भी ज्यादा चकरा गया था। होश में आने और खुद को संभालने के बाद उसके होठों के कोनों पर एक दिलचस्प सी मुस्कान तैर गई। यह लड़की काफी दिलचस्प थी। भविष्य में उसकी शक्ल नहीं देखेगी, नामुमकिन। कुछ ही मिनटों के बाद उस सुनसान गली में फिर से हलचल हुई, लेकिन इस बार वहां विक्रम के अपने लोग उसे ढूंढते हुए आए थे। मास्टर, कृपया हमें माफ कर दे।
हमें आने में बहुत देर होगी। जमीन पर लेटे हुए विक्रम को देखकर कई बॉडीगार्ड्स के चेहरे डर के मारे सफेद पड़ गए। खास तौर पर उसके पेट पर बंधी उस अजीबोगरीब पट्टी को देखकर तो मानो उनकी धड़कनें ही रुक गई थी। विक्रम ने एक शब्द नहीं कहा, बस उन्हें खुद को जमीन से उठाने दिया। जब वह सुरक्षित कार में बैठ गया तब जाकर आखिरकार उसने अपनी चुप्पी तोड़ी। हर एक बात का पता लगाओ। उसकी आवाज बेहद शांत और सपाट थी, लेकिन वहां मौजूद हर कोई इतना खौफजदा था कि उनके रोंगटे खड़े हो गए। जी सर। इस बीच विक्रम ओबरॉय से अपनी इस मुलाकात को महज एक हादसा मानकर निशा ने अपने हाथों से लगा खून धोया और वापस उस छोटे से रेस्टोरेंट की तरफ चल पड़ी जहाँ वह काम करती। खुशकिस्मती से आज उसने काले रंग के कपड़े पहने हुए थे, इसलिए उन पर लगे खून के धब्बे आसानी से नजर नहीं आ रहे थे और कोई उन्हें देखकर डरता भी नहीं। उस छोटे से रेस्टोरेंट में वापस लौटते ही अचानक किसी के जोर से चिल्लाने की आवाज गूंजी। कहाँ मर गई थी तुम? वो खाना कहाँ है जिसकी तुम्हें डिलीवरी करनी थी? कस्टमर ने फोन करके शिकायत की है। तुम काम छोड़ रही हो? उसका बॉस एक पल के लिए हक्का बक्का रह गया और फिर गुस्से से उबल पड़ा। क्या तुम मेरे साथ कोई भद्दा मजाक कर रही हो? मैंने अभी तक तुमने उस डिलीवरी के बारे में तो पूछा भी नहीं है। तुम्हारी काम छोड़ने की हिम्मत कैसे हुई? उसके बॉस का नाम दिनेश सिंह था। वह लंबा चौड़ा और किसी लोहे के खंभे की तरह मजबूत कद काठी वाला इंसान था। दिखने में वह बड़ा सीधा साधा और ईमानदार लगता था, लेकिन उसकी चमकती हुई धूर्त आंखें उसके असली चरित्र की पोल खोल देती थी। असल में उस आवारा आदमी के चंगुल से बच निकलने के बाद शुरुआत में निशा ने पुलिस को ही बुलाया था, लेकिन जब पुलिस वहां पहुंची तो दिनेश सिंह ने पट्टी बढ़ा दी कि वह जरूर झूठ बोल रही होगी। उसने पुलिस से कहा कि निशा कामचोर है, उसे लड़कों के साथ चक्कर चलाने का शौक है और वह एक गिरी हुई लड़की है। इस तरह की झूठी गवाही ने पुलिस की नजरों में निशा की छवि बुरी तरह खराब कर दी थी, जिससे उन्हें लगने लगा कि इस पूरी घटना की जिम्मेदार वह खुद ही है। नतीजतन पुलिस ने उस मामले पर कोई खास ध्यान नहीं दिया। उस वक्त निशा एकदम सुन्न रह गई थी। आखिर दिनेश सिंह के साथ उसकी ऐसी कौन सी पुश्तैनी दुश्मनी थी? उस घटना के बाद वह अपनी नौकरी छोड़ना चाहती थी, लेकिन दिनेश ने उसके कई महीनों के पैसे काट लिए और यहाँ तक कि उसे पीटने पर भी उतारू हो गया था। भला एक कमजोर लड़की उसका मुकाबला कैसे कर सकती थी? इसलिए गुस्से का घूंट पीकर वहां से खाली हाथ लौट जाने के अलावा उसके पास कोई चारा नहीं बचा था। बाद में जब कड़ी मेहनत के बल पर उसने एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में अपना मुकाम हासिल कर लिया, तब भी यह आदमी उसे बदनाम करने सामने आ गया था। उसने अफवाह फैलाई थी कि जब निशा उसके छोटे से रेस्टोरेंट में काम करती थी तब भी उसके लक्षण ठीक नहीं थे। उसका चेहरा इतना सीधा साधा लगता था कि बहुत से लोगों ने उसकी बातों पर यकीन भी कर लिया था। भला कौन जानता था कि वह जानबूझकर निशा की छवि पर कीचड़ उछाल रहा था। उस समय इस तरह की नकारात्मक बातों ने निशा की स्थिति को और भी बदतर बना दिया था। इन पुरानी बातों को याद करके निशा का खून खोल रहा था। वह तो खुद पर बहुत काबू रखे हुए थी कि उसने अभी तक इस मूर्ख आदमी का सिर नहीं फोड़ा था। मैं काम छोड़ रही हूँ, मेरी सैलरी मुझे दे दो, निशा ने एकदम सपाट आवाज में कहा। सैलरी? गालिया बकरा दिनेश एक पल के लिए ठिठका और फिर जोर से हंस पड़ा। तुम्हारी मुझसे पैसा मांगने की हिम्मत कैसे हुई? तुमने यहाँ किया ही क्या है? क्या मैंने यहाँ काफी काम नहीं किया है? वह यहाँ सोमवार से शुक्रवार रात 6 बजे से 11 बजे तक काम करती थी और फिर शनिवार रविवार पूरे दिन। रेस्टोरेंट का लगभग सारा काम उसी के सिर पर था। सब्जियां धोना और काटना, झूठे बर्तन मांजना और डिलीवरी करने जाना। वह अकेले ही कई लोगों का काम निपटा देती थी, जिसकी वजह से इस रेस्टोरेंट में गिने चुने ही हेल्पर थे। लेकिन इतनी मेहनत के बावजूद उसे महीने के महज 1500 रुपये ही मिलते थे, और तो और वे 1500 रुपये भी उसे पिछले कई महीनों से नहीं दिए गए थे। तुमने किया ही क्या है? तुम रोजाना यहाँ बस काम चोरी करती हो। यह तो मेरी मेहरबानी थी कि मैंने तरस खाकर तुम्हें यहाँ पार्ट टाइम काम करने दिया, और अब तुम मुझसे ही पैसे ऐंठने की कोशिश कर रही हो। दिनेश की आंखें चौड़ी हो गई और उसका चेहरा गुस्से से लाल हो उठा। इस समय बाकी हेल्पर अपने ब्रेक पर जा चुके थे और उस छोटे से रेस्टोरेंट में कोई ग्राहक भी मौजूद नहीं था। अगर कोई ग्राहक दरवाजे पर आता भी तो अंदर से आ रही चिल्ला चोट सुनकर उल्टे पांव लौट। निशा का चेहरा कठोर हो गया। तो क्या तुम सच में मेरे पैसे नहीं दे रहे हो? बिल्कुल नहीं, दिनेश ने हवा में हाथ लहराते हुए कहा। बल्कि मुझे तुमसे पैसे मांगने चाहिए, और उस अधूरी डिलीवरी के पैसे भी। निकालो 100 रुपये। इस बेतों की बात पर निशा इतनी खींच गई कि उसके होठों पर एक कड़वी मुस्कान देर गई। वह जानती थी कि दिनेश एक बेशर्म इंसान है, लेकिन वह इतना ज्यादा गिरा हुआ होगा यह उसने नहीं सोचा था।
उसे इस तरह मुस्कुराता देख दिनेश की नजरें अचानक उसी पर टिक गई। वह हमेशा से जानता था कि निशा सुंदर है, लेकिन वह हमेशा अपना सिर झुका कर रखती थी। उसके बाल अक्सर उसके आधे चेहरे को ढके रहते थे। इसके अलावा वह हमेशा झुककर चलती थी और उसका व्यक्तित्व इतना नीरस था कि वह बिल्कुल भी आकर्षक नहीं लगती थी। लेकिन आज उसका चेहरा पूरी तरह से साफ नजर आ रहा था। वह उन मशहूर अभिनेत्रियों से भी कहीं ज्यादा खूबसूरत लग रही थी जिन्हें उसने टीवी पर देखा था, और उम्र में भी उनसे काफी कम थी। उसकी उस एक मुस्कान ने दिनेश के दिल में एक अजीब सी हलचल पैदा कर दी। उसने अपना गिलास साफ किया। लेकिन मैं एक रहमदिल इंसान हूँ, तुम्हें वो पैसे लौटाने की कोई जरूरत नहीं है। चाहो तो मैं तुम्हें फिल्म दिखाने ले जा सकता हूँ, और उसके बाद किसी होटल में। निशा उसके इन उनके हर घटिया इरादों को तुरंत भाप गई और उसका चेहरा गुस्से से बुरी तरह तमतमा उठा। शांत हो जाओ, मैं तुम्हारा बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगा। आह! इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, उसके मुंह से एक दर्दनाक चीख निकल गई। दिनेश सिंह अभी बोल ही रहा था कि निशा शर्मा की आंखों में खौफनाक ठंडक उतर आई। उसने पूरी ताकत से दिनेश के पेट पर एक जोरदार लात जड़ दी, जिससे वह हवा में उछलता हुआ पीछे रखी कई कुर्सियों से जा टकराया। दिनेश हक्का बक्का रह गया था। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता या कोई प्रतिक्रिया दे पाता, उसने देखा कि निशा फिर से उसी की तरफ बढ़ रही है। उसने उसे जमीन से कॉलर पकड़कर उठाया और उसके पेट में एक जोरदार मुक्का दे मारा। आह! दिनेश को ऐसा लगा मानो उसके शरीर के अंदरूनी अंग बुरी तरह चकनाचूर हो गए हो। दर्द के मारे उसके माथे से ठंडे पसीने की धार बह निकली। उसका दिमाग पूरी तरह सुन पड़ चुका था। यह सीधी सादी निशा अचानक इतनी खूंखार कब से होगी? वह 180 सेंटीमीटर लंबा और निशा से दुगने आकार का भारी भरकम आदमी था, लेकिन आज उसके सामने उसमें पलटवार करने की रत्ती भर भी हिम्मत नहीं बची थी। लेकिन जिस बात ने उसे सबसे ज्यादा खौफजदा कर दिया था वह ये थी कि निशा के चेहरे के भाव, वह इस पूरी घटना के दौरान इतनी शांत थी मानो वह जो कुछ भी कर रही थी उसका उसकी भावनाओं पर कोई असर ही न पड़ रहा हो। वह सच में उसे जान से मार देना चाहती थी। खौफ के मारे दिनेश के रोंगटे खड़े हो गए और वह गिड़गिड़ाते हुए रहम की भीख मांगने लगा। मैं तुम्हारे पैसे दे दूंगा, मैं तुम्हें अभी पैसे देता हूँ, मुझे मारना बंद करो। जवाब में निशा ने उसके पेट पर एक और कसकर मुक्का जड़ दिया। आह! माफ करना, मुझे ऐसी आदत है। निशा ने अपने चेहरे पर एक बनावटी और झूठी माफी का भाव लाते हुए उसे एक तरफ धकेल दिया। हालांकि दिनेश की अब कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं हो रही थी। वह बस सदमे में था। भला कौन सोच सकता था कि इस दुबली पतली और कमजोर से दिखने वाली लड़की में इतनी भयानक ताकत हो सकती है? क्या वह अब तक कमजोर होने का सिर्फ नाटक कर रही थी, जब हर कोई आसानी से उस पर धौंस जमा लेता था? दिनेश किसी तरह जमीन से उठा, भागकर काउंटर के पीछे गया और वहां से पैसों की एक गड्डी निकाल लाया। इसमें कुल 5,000 रुपये थे। इनमें से 4,500 रुपये निशा की पिछले 3 महीनों की रुकी हुई सैलरी थी, जिसे उसने बेईमानी से हड़प लिया था। अगर निशा को उस रेस्टोरेंट में रोजाना इस एक वक्त का खाना नसीब न होता तो वह शायद अब तक भूखी मर चुकी होती। निशा ने अपने पैसे लेने के लिए हाथ आगे बढ़ाया। निशा के उस नाजुक से दिखने वाले हाथ को देखकर दिनेश अंदर तक कांप उठा। वह लालच में कुछ 100 के नोट बचाना चाहता था, लेकिन खौफ के मारे उसने पैसों की वह पूरी गड्डी ही निशा के हाथों में थमा दी। निशा ने इत्मीनान से अपने पैसे गिने और फिर अपना सामान लेने के लिए किचन की तरफ चली गई। वहां उसका ज्यादा कुछ सामान नहीं था, बस एक कप और एक तौलिया। किचन में गैस पर पक रहे मीट के एक बड़े से बर्तन को देखकर उसके होठों के कोने पर एक रहस्यमयी सी मुस्कान तैर गई। निशा के वहां से जाते ही दिनेश ने चैन की एक लंबी सांस ली, लेकिन अगले ही पल उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने अपनी दर्द से टीस मारती छाती को सहलाया, दांत पीसे और उसका चेहरा कड़वाहट से भर गया। वह उस कमीनी लड़की को इसकी भारी कीमत चुकाने पर मजबूर कर देगा। उसने तुरंत फोन उठाया और पुलिस को कॉल कर दिया। कुछ ही देर में पुलिस वहां पहुंच गई। ऑफिसर, मुझे बहुत बुरी तरह पीटा गया है। पुलिस अधिकारी ने उसे ऊपर से नीचे तक घूर कर देखा और हैरानी से पूछा, तुम्हें कहाँ चोट लगी है? यहाँ। दिनेश ने अपनी शर्ट ऊपर उठाकर दिखाई, लेकिन वहां किसी भी तरह के घाव या खरोच का कोई नामो निशान तक नहीं था। वह बुरी तरह बौखला गया। यह कैसे मुमकिन था? अभी कुछ देर पहले ही निशा ने उसे इतनी बेदर्दी से पीटा था, फिर उसका कोई निशान क्यों नहीं था? यह पक्के तौर पर कोई अंदरूनी चोट होगी। उसने पूरे आत्मविश्वास के साथ कहा, अगर यह कोई अंदरूनी चोट है तो तुम्हें जाकर अपना मेडिकल चेक करवाना चाहिए। पुलिस अधिकारी ने रूखेपन से जवाब दिया। उसकी बात खत्म होते ही साथ खड़े एक और पुलिस अधिकारी का फोन बज उठा।
दूसरी तरफ से आ रही बात सुनकर अधिकारी के चेहरे के भाव अचानक गंभीर हो गए। ठीक है, मैं समझ गया। फोन काटने के बाद दिनेश अभी कुछ कहने ही वाला था कि पुलिस अधिकारी ने सख्त लहजे में कहा, किसी ने हमें गुप्त सूचना दी है कि तुम अपने रेस्टोरेंट के खाने में अफीम के डोडों का इस्तेमाल कर रहे हो। अफीम के डोडे? यह शब्द सुनते ही दिनेश के चेहरे का रंग उड़ गया। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था और वह हकलाते हुए बोला, नहीं, यह बिल्कुल नामुमकिन है। मैं हम सब यहाँ इज्जतदार व्यापारी हैं। हालांकि उसकी यह घबराहट इतनी ज्यादा थी कि पुलिस आसानी से समझ गई कि दाल में कुछ काला है। यह सच है या नहीं, यह तो हम खुद तय करेंगे, लेकिन अगर किसी ने शिकायत दर्ज कराई है तो हमें इसकी अच्छी तरह जांच करनी होगी। अब चूंकि हम यहाँ आ ही गए हैं तो चलिए तलाशी शुरू करते हैं। दिनेश का चेहरा अब किसी मुर्दे की तरह सफेद पड़ चुका था। उसका दिमाग पूरी तरह सुन्न था। उसका खेल अब हमेशा के लिए खत्म हो चुका था। अपने 6,000 रुपये लेकर जब निशा शर्मा उस छोटे से घर में लौटी जहां वह रहती थी, तो आखिरकार उसका बिगड़ा हुआ मूड कुछ ठीक हो गया था। पैसा ही सब कुछ नहीं था, लेकिन पैसे के बिना गुजारा करना भी बिल्कुल नामुमकिन था। जहां तक दिनेश सिंह का सवाल था, उसे तो वह कब का अपने दिमाग से निकाल चुकी थी। दिनेश मांस पकाते समय उसमें अफीम के डोडे मिलाता था। इस वजह से उसके बनाए हुए खाने की लोगों को लत लग जाती थी और इसी के चलते उसका धंधा इतना अच्छा चल रहा था। यह एक तरह से धोखे से लोगों को नशा करवाने जैसा था, जो पूरी तरह से गैर कानूनी और एक गंभीर अपराध था। जब निशा ने वहाँ काम करना शुरू किया था, तभी उसने स्टोर रूम में अफीम के डोडों से भरा एक बड़ा सा बोरा देखा था। अगर उसकी यह सच्चाई सामने आ गई तो वह एक बहुत ही संगीन जुर्म का दोषी पाया जाएगा। इसके अलावा उसने स्वास्थ्य विभाग में भी इस बात की शिकायत कर दी थी कि उस रेस्टोरेंट में साफ सफाई के मानकों का बिल्कुल पालन नहीं किया जाता। उसके किचन में अक्सर चूहे और कॉकरोच घूमते हुए पाए जाते थे। और जहां तक मारपीट के इल्जाम में उस पर मुकदमा ठोकने की बात थी, तो उससे भी निशा को कोई परेशानी नहीं होने वाली थी। दिनेश दिखने में भले ही एक शरीफ इंसान लगता था, लेकिन असल में वह ऐसा बिल्कुल नहीं था। वह बहुत कंजूस था। उसने रेस्टोरेंट में एक सर्विलांस कैमरा तो लगवाया था, लेकिन वह सिर्फ कैश रजिस्टर के आसपास का हिस्सा ही रिकॉर्ड करता था। इसलिए निशा ने उसे पीटते समय एक बार भी संकोच नहीं किया था। अगर वह चोटों की जांच के लिए किसी अस्पताल भी जाता तो डॉक्टरों को यही पता चलता कि वह बिल्कुल ठीक है। अगर इसके बावजूद उसने निशा के लिए कोई मुसीबत खड़ी करने की जिद पकड़ी तो उसके पास इतना वक्त ही नहीं बचेगा, क्योंकि निशा ने उसके लिए पहले से ही कई और खौफनाक जाल बिछा रखे थे। दिनेश भले ही एक घटिया और कंजूस इंसान था, लेकिन अपनी प्रेमिकाओं पर वह खूब पैसे लुटाता था। ऊपर से उसका लंबा चौड़ा और गठीला शरीर कुछ औरतों को काफी आकर्षक लगता था। निशा ने बड़ी ही चालाकी से उन औरतों के पतियों को इन अवैध संबंधों की भनक लगा दी थी। जब दिनेश जेल से बाहर आएगा तब भी उसे उन लोगों के खौफनाक गुस्से का सामना करना ही पड़ेगा। उस स्थिति तक पहुंचने के बाद निशा को बिल्कुल नहीं लगता था कि दिनेश में इतनी हिम्मत या ऊर्जा बचेगी कि वह उसके लिए कोई परेशानी खड़ी कर सके। उस छोटे अंधेरे और जर्जर हो चुके घर में वापस आकर निशा के माथे पर सिलवटें पड़ गई। जब वह महज 7 साल की थी, तब उसके माता पिता ने तलाक ले लिया था और अपने अपने नए परिवार बसा लिए थे। उन्होंने उसे एक फालतू बोझ समझकर इसी पुराने घर में बेसहारा छोड़ दिया था। शुरुआत में वह और उसकी दादी इस घर में साथ रहते थे, लेकिन जब वह 14 साल की हुई तो उसकी दादी का भी देहांत हो गया और तब से वह यहाँ बिल्कुल अकेले ही रहने लगी। उसके माता पिता हर महीने उसे गुजारे के लिए सिर्फ 300 रुपये देते थे और यह रकम बरसों से कभी नहीं बदली थी। आज के इस महंगाई के जमाने में 300 रुपये से भला क्या होगा। बाहर सड़क पर फास्ट फूड खाने में भी कम से कम 8-10 रुपये खर्च हो जाते थे और अगर कोई बीमार पड़ जाए तो मुसीबतें और भी बढ़ जाती। इसलिए अपना पेट पालने के लिए निशा के पास काम ढूंढने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा था। सोफे पर बैठी निशा का मन किया कि वह एक बार फिर खुद को जोरदार थप्पड़ मार ले। आखिर वह शुरुआत में इतनी बेवकूफ क्यों थी। उसे ही सारी जिम्मेदारियों का बोझ अकेले क्यों उठाना पड़ा था। वह तो अभी भी नाबालिग ही थी। वह यहाँ दिन रात गधों की तरह मेहनत कर रही थी, जबकि उसके माता पिता अपनी जिंदगी मजे से जी रहे थे। आखिर ऐसा क्यों। 2 जन्मों के लंबे अनुभव और पीड़ा के बाद अब उसके मन में अपने माता पिता के लिए कोई भावना नहीं बची थी, और अगर थोड़ी बहुत भावनाएं रही भी होगी तो वे सब उन हरकतों की वजह से पूरी तरह खत्म हो गई थी जो उसके माता पिता ने आगे चलकर की थी। ठीक 1 साल बाद इस जगह को तोड़ा जाने वाला था। तब उसका पिता अचानक वापस आया था और घर टूटने का सारा मुआवजा हड़प कर चलता बना था, जिससे वह पूरी तरह बेघर हो गई थी। फिर कुछ सालों बाद
जब उसने खून पसीना एक करके एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में एक उभरती हुई स्टार के रूप में अपनी पहचान बनाई, तो उसके माता पिता बेशर्मों की तरह उससे पैसे ऐंठने आ धमके थे। अगर वह पैसे देने से मना करती तो वे मीडिया में उसके खिलाफ तरह तरह की झूठी अफवाहें फैलाना शुरू कर देते। इन पुरानी बातों को याद करते ही निशा की आंखों में एक और भी ज्यादा सर्द और खौफनाक ठंडक उतर आई। लेकिन इस बार वह इतनी बेवकूफ नहीं बनेगी और उन्हें खुद पर हावी नहीं होने देगी। यही सोचते हुए उसने अपना फोन उठाया और एक ऐसा नंबर डायल किया जो उसके कॉन्टेक्ट लिस्ट में अरसे से सेव तो था, लेकिन जिसका इस्तेमाल उसने शायद ही कभी किया हो। कुछ पलों के घंटे के बाद दूसरी तरफ से एक झुंझलाई हुई पुरुष की आवाज सुनाई दी। क्या मैंने तुम्हें मुझे फोन करने से मना नहीं किया था? रिया बेटा, ध्यान से, पापा तुम्हारे लिए पानी ला रहे हैं। वह आवाज शुरुआत में बेहद चिड़चिड़ी और बेरुखी से भरी थी, लेकिन अगले ही पल वह किसी के लिए बेहद कोमल और प्यार भरी होगी। लहजे में इस जमीन आसमान के फर्क को सुनकर किसी की भी आंखें नम हो सकती थी, लेकिन निशा भी इन भावनाओं और इस दर्द से बहुत आगे निकल चुकी थी। उसने एक बेहद शांत और ठंडे लहजे में कहा, मुझे पैसे चाहिए, मुझे 2 लाख रुपए दो। 2 लाख रुपये? क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? उसे 2 लाख रुपये चाहिए थे। संजय शर्मा को लगा कि या तो उसने कुछ गलत सुना है या फिर निशा कोई बकवास कर रही है। क्या तुम पागल हो गई हो? 2 लाख रुपये? इससे अच्छा तो तुम बाहर जाकर कहीं डकैती डाल लो। निशा के होठ हल्के से फड़फड़ाया। मैं पागल नहीं हूँ। अगर तुमने मुझे पैसे नहीं दिए तो मैं सीधा तुम्हारी कंपनी में तुमसे मिलने आऊंगी। और हाँ, इस दौरान मैं यह भी हिसाब लगा लूंगी कि इन सालों में तुमने मेरे गुजारे प्रत्येक के कितने पैसे मारे हैं। संजय गुस्से से आग बबूला हो उठा और तेज आवाज में दहाड़ा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मेरी हिम्मत क्यों नहीं होगी? निशा ने उपहास करते हुए कहा, अगर लोगों को पता चला कि तुम अपनी सगी बेटी को गुजारे के लिए महीने के सिर्फ 300 रुपये देते हो और अपनी नई पत्नी और बच्चों के साथ बाहर खाने पीने और मौज मस्ती करने में पैसे उड़ाते हो, तो इसमें किसकी बेइज्जती होगी? मुझे लगता है कि इसका जवाब तुम बहुत अच्छी तरह से जानते हो। इन शब्दों ने संजय को अंदर तक हिलाकर रख दिया। अगर निशा सच में ऐसा कर देती तो इसका बहुत बुरा असर पड़ता। अगर इसके बिजनेस पार्टनर्स को यह सब पता चल गया तो वे या तो इसके चरित्र पर शक करेंगे या फिर उसकी काबिलियत पर। संजय अभी इस बारे में सोच ही रहा था कि निशा की चुभने वाली आवाज उसके कानों में पड़ी, तुम तो अपने खुद के बच्चों का पेट नहीं पाल सकते। क्या तुम्हारे बिजनेस पार्टनर्स तुम्हारी आर्थिक स्थिति को लेकर चिंता में नहीं पड़ जाएंगे? तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी। जब मेरी खुद की जिंदगी दांव पर लगी है तो मैं ऐसा क्यों नहीं करूंगी? और हाँ, मैं सच में अपने प्यारे भाई बहनों से मिलना चाहती हूँ। वो किस स्कूल में पढ़ते हैं? क्या वो बकवास बंद करो। संजय गुस्से से पागल हो रहा था। निशा तो हमेशा शांत और दब्बू सी रहती थी, फिर आज उसकी जुबान इतनी तेज कैसे चल रही थी? और सबसे बुरी बात तो यह थी कि वह उसके छोटे बच्चों के नाम पर उसे धमकी दे रही थी। हालांकि संजय की छठी इंद्री उसे बता रही थी कि निशा कोई झूठ नहीं बोल रही है, वह सच में ऐसा कर गुजरेगी। उन 2 लाख रुपयों के अलावा मुझे वो घर भी चाहिए जिसे मैं अभी रह रही हूँ। तुम उसे मेरे नाम पर ट्रांसफर करोगे? उसे पैसे भी चाहिए और घर भी? संजय का खून खोल उठा कि इस मनुष्य लड़की की मांग करने की हिम्मत कैसे हुई। कल सोमवार है, मैं छुट्टी लेकर तुम्हारा इंतजार करूंगी। अगर तुम नहीं आए तो मैं खुद तुम सबको ढूंढती हुई आ जाऊंगी। और हाँ, हो सकता है कि मैं कुछ दिन तुम्हारे साथ ही रह लूं ताकि हमारे रिश्ते थोड़े बेहतर हो सके। संजय ने अपने दांत पीसे। उसका चेहरा गुस्से से ज़्यादा पड़ चुका था, लेकिन अंत में उसे हामी भरनी ही पड़ी। ठीक है, मैं कल आऊंगा। इतना कहकर उसने गुस्से में फोन काट दिया। निशा ने कटे हुए फोन की स्क्रीन को देखा और अपनी भौं ऊपर उठाई। फिर उसने एक और नंबर डायल किया। तुमने फिर से फोन क्यों किया? मैं यहाँ बहुत व्यस्त हूँ। दूसरी तरफ से आ रही शालिनी की आवाज संजय से भी कई ज्यादा बेरुखी से भरी थी। मुझे 2 लाख रुपये दो। निशा के ये शब्द शालिनी के गले में किसी फंदे की तरह कस गए। 2 लाख रुपये? क्या तुम पागल हो गई हो? शालिनी की प्रतिक्रिया बिल्कुल संजय जैसी ही थी। भला कौन सोच सकता था कि निशा, जो हमेशा इतनी शांत और दब्बू हुआ करती थी, आज इस तरह की मांग करेगी। इससे अच्छा तो वह 2 लाख रुपयों की डकैती ही डाल ले। अगर तुमने मुझे पैसे नहीं दिए तो मैं सीधा तुम्हारे स्कूल आऊंगी। और हाँ, लगे हाथ में पुलिस से बच्चों की तस्करी के जुर्म के बारे में भी थोड़ी चर्चा कर लूंगी। तुम्हें कैसे पता चला? दूसरी तरफ फोन पर शालिनी का चेहरा पीला पड़ गया। उसे लगा जैसे उसे कोई भ्रम हो रहा है, वरना निशा को इस भयानक राज के बारे में कैसे पता चल सकता था? तुम्हें यह सोचने की जरूरत नहीं है कि मुझे यह कैसे पता चला, क्योंकि तुम मुझे वापस लाई थी, तो अब तुम्हें इसकी जिम्मेदारी भी उठानी पड़ेगी। मुझे 2 लाख रुपये दो और फिर हमारे रिश्ते खत्म करने वाले कागज पर
साइन करो। भविष्य में मैं तुम्हें ढूंढने कभी नहीं आऊंगी, और जाहिर है तुम भी मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना। शालिनी बस अपने फोन को घुरती रह गई। उसका दिमाग पूरी तरह सुन पड़ चुका था। 2 लाख रुपये कल मेरे अकाउंट में ट्रांसफर हो जाने चाहिए, वरना मुझे तुम्हारे पति को तुम्हारे काले कारनामों के बारे में बताने में कोई हिचक नहीं होगी। वैसे भी मेरे पास बहुत खाली वक्त है। पहली कॉल के बाद निशा की पैसे ऐंठने की तकलीफ एक नए लेवल पर पहुंच चुकी थी। ठीक है, मैं कर दूंगी। फोन काटने के बाद निशा सोफे से उठी और उसने अपने शरीर की थोड़ी बहुत अकड़न दूर करने के लिए खुद को स्ट्रेच किया। वह अच्छी तरह जानती थी कि वह शर्मा परिवार की अपनी खून की औलाद नहीं है। हालांकि उसे अपने असली माता पिता को ढूंढने में भी कोई खास दिलचस्पी नहीं थी। उनके साथ जुड़े उसके सारे रिश्ते तो उसी दिन टूट गए थे जब उन्होंने बरसों पहले उसे शालिनी के हाथों बेचने का खौफनाक फैसला किया था। 2 जन्मों की लंबी जिंदगी जीने के बाद निशा ने एक बहुत बड़ा सबक सीख लिया था। सबसे बेहतर यही है कि इंसान सिर्फ खुद पर भरोसा करे, क्योंकि जिन पहाड़ों का आप सहारा लेते हैं वे भी ढह जाते हैं, और जिन लोगों पर आप निर्भर होते हैं वे भी एक दिन साथ छोड़ जाते हैं। इसलिए अपने इस जीवन में वह अकेले ही सफलता के शिखर तक का सफर तय करेगी। अगली सुबह संजय शर्मा जल्दी वहां पहुंच गया। उसका चेहरा किसी घने और काले बादल की तरह तमतमाया हुआ था, मानो कोई भयंकर तूफान आने वाला हो। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि एक छोटी सी लड़की उसे धमकी देने की हिम्मत करेगी, और वह भी कोई और नहीं बल्कि उसकी खुद की बेटी। सोफे पर बैठी निशा पर नजर पड़ते ही वह बिना कुछ सोचे समझे उसकी तरफ झपटा। उसने अपना हाथ हवा में ऊपर उठाया और पूरी ताकत से उस पर एक तमाचा जड़ दिया। आह! निशा ने अपना गाल पकड़ा और पीछे की तरफ सोफे पर गिर पड़ी। कमीनी लड़की, तेरी मुझसे पैसे मांगने की हिम्मत कैसे हुई? एक और थप्पड़ मारने की अपनी इच्छा को किसी तरह दबाते हुए संजय ने गुस्से से फुफकारते हुए कहा, आह! हालांकि अगले ही पल संजय के मुंह से एक दर्दनाक चीख निकल गई। वह लड़खड़ाते हुए कुछ कदम पीछे हटा और एक दूसरे छोटे सोफे पर धड़ाम से जा गिरा। उसने अपना पेट कसकर पकड़ लिया और अविश्वास से निशा को घूरने लगा। तेरी मुझ पर हाथ उठाने की हिम्मत कैसे हुई? मिस्टर शर्मा, आप कुछ भूल रहे हैं। निशा खड़ी हुई और उसने अपने गाल पर रखा हाथ नीचे कर लिया। उसके चेहरे पर चोट या लाल रंग का कोई नामो निशान तक नहीं था। वह ऊपर से उसे बेहद ठंडी और बेरुखी भरी नजरों से देख रही थी। अगर मुझ में आपको फोन करके पैसे मांगने की हिम्मत थी तो जाहिर है कि मुझे आपके हाथ उठाने का भी कोई खौफ नहीं था। वह आगे बोली, अगर आप अपनी जिद पर अड़े रहे तो मेरे पास यह सबूत पुलिस को सौंपने के अलावा और कोई चारा नहीं बचेगा। मैं भी यह देखना चाहूंगी कि एक जानी मानी कंपनी का मैनेजर जिसने अपने खुद के बच्चे को बेसहारा छोड़ दिया और उसी छोड़ी हुई बेटी के साथ मारपीट भी की। मुझे लगता है कि रिपोर्ट्स इस तरह की मसालेदार खबरों को छापने में बहुत दिलचस्पी दिखाएंगे। क्या तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? संजय ने घबराहट से उसे देखा। जवाब में निशा ने बगल में रखा अपना फोन उठाया और अभी भी रिकॉर्ड किए गए एक वीडियो को प्ले कर दिया। उसने स्क्रीन घुमाकर संजय की तरफ कर दी। वीडियो में अपने खूंखार रूप और निशा को मारे गए उस थप्पड़ को देखकर संजय का चेहरा राख की तरह सफेद पड़ गया। वह एक जाल में फंस चुका था। इसके अलावा निशा के हाथ में जो फोन था वह एक मशहूर ब्रांड का बिल्कुल नया मॉडल था, जिसकी कीमत कम से कम 5,000 रुपये रही होगी। आखिर उसके पास इतने पैसे कहाँ से आ गए? खैर, यह कोई अहम बात नहीं थी। असली बात तो यह थी कि निशा ने इस पूरी घटना का वीडियो रिकॉर्ड कर लिया था। अगर यह वीडियो बाहर आ गया तो समाज में उसकी बहुत बदनामी होगी। अपना फोन मुझे दो। संजय झटके से उठा और उसकी तरफ लप। हालांकि बीच रास्ते में पेट पर एक जोरदार लात खाकर वह वापस उसी सोफे पर जा गिरा। वह बुरी तरह से हक्के बक्के होकर निशा को घूरने लगा। आखिर कब से उसके अंदर इतनी बेखौफ ताकत आ गई? निशा के खूबसूरत चेहरे पर एक शातिर सी मुस्कान उभर आई। मिस्टर शर्मा, क्या आपको अभी भी लगता है कि मैं वही छोटी सी बच्ची हूँ जो चुपचाप आपके जुल्म सहती रहेगी और कभी पलटवार नहीं करेगी? संजय को हमेशा से एक बेटा चाहिए था, लेकिन वह एक बेटी थी, इसलिए गालियां खाना और बीटा जाना उसके लिए हमेशा से एक आम बात रही थी। संजय खौफ से कांप उठा। निशा की यह प्रतिक्रिया सचमुच बहुत डरावनी थी। क्या तुम्हें इस बात का डर नहीं है कि तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ वह सब मैं दुनिया को बता दूंगा? संजय ने चिल्लाते हुए कहा। वह बाहर से सच दिखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अंदर से बुरी तरह खोखला और कमजोर पड़ चुका था। शौक से करो। निशा ने लापरवाही से अपने कंधे उचकाए। लेकिन तुम्हें क्या लगता है लोग किसकी बातों पर ज्यादा यकीन करेंगे? अगर मैं यह वीडियो इंटरनेट पर अपलोड कर दूं और रोते बिलखते हुए पुलिस और रिपोर्टर्स के पास शिकायत दर्ज कराने पहुंच जाऊं,
तो मुझे लगता है कि तुम खुद ही इसका अंजाम सोच सकते हो। मैं अभी तुमसे सिर्फ अपने हिस्से के 2 लाख रुपए और यह छोटा सा घर मांग रही हूँ। क्या यह बहुत ज्यादा है? निशा को इतनी शांति और ठंडे दिमाग से इस तरह की खतरनाक बातें बोलते देख संजय के शरीर का सारा खून मानो झमसा गया। उसे लगा पक्के तौर पर निशा पर किसी बुरी आत्मा का साया था। हालांकि अगर यह सच भी था तो भी उसके पास इससे बचने का कोई रास्ता नहीं था। आखिरकार उसने अपने दांत पिसते हुए हार मान ली। ठीक है, मैं तुम्हें वो सब दे दूंगा। निशा का चेहरा आखिरकार एक गहरी संतुष्टि से खिल उठा। यह हुई ना सही बात। इस तरह में एक दूसरे का कीमती वक्त भी बर्बाद नहीं करना पड़ेगा। संजय शर्मा ने बहुत तेजी से काम निपटाया। अपने रसूख और जान पहचान का फायदा उठाते हुए उसने बहुत जल्द वह घर निशा शर्मा के नाम पर ट्रांसफर कर दिया। घर का मसला सुलझने के बाद निशा ने उसके सामने एक एग्रीमेंट पेश किया जिसका शीर्षक था रिश्तों की समाप्ति। इस पर साइन करने के बाद हमारे बीच का हर लेन देन और हिसाब हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। हालांकि कानूनी तौर पर इस एग्रीमेंट की शायद कोई खास अहमियत नहीं थी, लेकिन फिर भी यह कुछ न होने से भी बेहतर था। कम से कम निशा के जरिए से तो यह कागज भविष्य में आने वाली किसी भी अनचाही मुसीबत को टालने का एक बेहतरीन हथियार था। संजय ने उस एग्रीमेंट को घूर कर देखा। गुस्से और बेइज्जती से उसका चेहरा इतना स्याह बढ़ चुका था मानो अभी उससे खून टपकने लगेगा। हालांकि निशा के उस खौफनाक रूप को याद करके उसने अपने दांत पीसे और हार मान ली। अगर मैं इस पर साइन कर दूं तो तुम मुझे फिर कभी परेशान करने नहीं आओगी। बिल्कुल। निशा के होठों पर एक तीखी मुस्कान छा गई। मैं अपनी जिंदगी बहुत अच्छे से जी लूंगी। मैं तो बस यही उम्मीद करती हूँ कि जब एक दिन मैं अमीर बन जाऊंगी तब तुम मुझसे पैसे मांगने नहीं आओगे। यह सुनकर संजय का चेहरा और भी ज्यादा तमतमा गया। आखिर इस लड़की ने अमीर बनने का सपना देखने का इतना गुरूर कहाँ से आ गया था? और अगर वह सच में अमीर बन भी गई तो क्या तब तक वह खुद सड़क पर आ चुका होगा? उम्मीद करता हूँ कि तुम अपनी इस बात पर कायम रहोगे। उस एग्रीमेंट पर साइन करने के बाद संजय गुस्से में पैर पटकता हुआ वहां से चला गया। हालांकि मुड़ते ही उसने राहत की एक लंबी सांस जरूर ली। अब वह हमेशा के लिए उस मनुष्य बेटे से आजाद हो चुका था जिसे उसने कभी पसंद नहीं किया। भले ही वह दिखने में कितनी भी खूबसूरत क्यों ना हो, लेकिन जो औलाद उसके काबू में न रहे वह कभी अच्छी औलाद नहीं हो सकती। संजय का मामला निपटाने के बाद अब शालिनी की बारी थी। शालिनी संजय के मुकाबले काफी कमजोर और डरपोक थी। इसके अलावा उसे इस बात का खौफ भी सता रहा था कि कई वर्षों पहले किया गया उसका घिनौना काम दुनिया के सामने न आ जाए। हर कोई यही जानता था कि निशा संजय और उसकी सगी बेटी है। अगर वह निशा को लेकर गर्भवती न होती तो संजय उससे कभी शादी नहीं करता। तलाक होने के बाद भी समाज में यही बात सच मानी जाती थी। अगर दुनिया को यह पता चल गया कि निशा असल में एक खरीदी हुई बच्ची थी तो शालिनी के लिए मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ेगा। इसलिए उसने बिना कोई हंगामा किए चुपचाप वही किया जो निशा ने उसे करने को कहा था। हालांकि अपने पैसे देते समय उसका दिल खून के आंसू रो रहा था। पूरे 2 लाख रुपये। यह रकम उन पैसों का बहुत बड़ा हिस्सा थी जिन्हें उसने इतने सालों में छिप छिप कर जोड़ा था। भले ही उसका नया पति एक अमीर आदमी था, लेकिन उसे आमतौर पर खर्च करने के लिए ज्यादा पैसे नहीं मिलते थे। अब जबकि उसे अपनी इतनी बड़ी जमा पूंजी एक झटके में गंवानी पड़ रही थी तो उसे लगा जैसे उसके शरीर का एक एक अंग दर्द से तड़प उठा हो। निशा को शालिनी के इस दुख दर्द से रति भर भी फर्क नहीं पड़ रहा था। पैसे मिलते ही उसने तुरंत वो एग्रीमेंट उसके सामने रख दिया। इस पर साइन करने के बाद कहीं तुम मुकर तो नहीं? तुम बेफिक्र रहो। इसके बाद हमारे बीच का हर रिश्ता हर नाता हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। शालिनी के माथे पर चिंता की लकीरें खींच गई। हालांकि वह खुद भी यही अंजाम चाहती थी, लेकिन निशा का इस तरह से बेरहम और पत्थर दिल हो जाना उसे बहुत अजीब लग रहा था। चाहे जो भी हो, उन्होंने इतने सालों तक उसे पाल पोस कर बड़ा किया था और आज वह उन्हें ही इस तरह की धमकियां दे रही थी। कितनी एहसान फरामोश लड़की थी। लेकिन निशा के नजरिए से देखा जाए तो उसने अपने पिछले जन्म में ही उनके इन सारे एहसानों का कर्ज चुका दिया था। अगर उसने इस बात का लिहाज न किया होता कि उन्होंने इतने सालों तक उसे अपने घर में रखा था तो वह आज उन पर इतनी दया भी नहीं दिखाती। ठीक है, तुम्हारे भविष्य के लिए शुभकामनाएं। निशा ने एग्रीमेंट अपने पास रखा और शालिनी की तरफ देखकर एक चमकदार मुस्कान दी। उसकी उस बेखौफ और खूबसूरत मुस्कान को देखकर शालिनी के मन में कई तरह के अजीब ख्याल उमड़ने लगे। हालांकि उसे इस बात की गहरी तसल्ली थी कि आखिरकार यह फालतू बोझ उसके सिर से हमेशा के लिए उतर गया था और अब उन दोनों का कभी आमना सामना नहीं होगा। वह बिना पीछे मुड़े वहां से चली गई। उसके कदम अब काफी हल्के और तेज थे। शालिनी को बिल्कुल संजय की तरफ बेरुखी से जाते देखकर
निशा मनी मन एक ठंडी और कड़वी हंसी हंसी, लेकिन अगले ही पल एक साथ पूरे 4 लाख रुपए मिलने के ख्याल से उसका चेहरा खुशी से खिल उठा। हालांकि यह तो उसकी मंजिल की महज एक छोटी सी शुरुआत थी। 4 लाख रुपए सुनने में भले ही एक बहुत बड़ी रकम लगती हो, लेकिन दुनिया में कुछ लोगों के लिए यह सिर्फ उनके एक महीने की पॉकेट मनी के बराबर थी। अमीरी और गरीबी का यह अंतर सच में बहुत कड़वा था, लेकिन निशा को इस बात की कोई चिंता नहीं थी। आने वाले सालों में वह इससे कहीं ज्यादा पैसे कमाने वाली थी। अपने सारे जरूरी काम निपटाने के बाद उस रात वह बड़े चैन की नींद सोई। अगली सुबह वह वापस ग्रीन वैली हाई स्कूल लौट गई, जहाँ वह पढ़ाई करती थी। ग्रीन वैली हाई स्कूल 11वीं कक्षा का सेक्शन सी। सुबह की पढ़ाई का पीरियड अभी आधिकारिक तौर पर शुरू नहीं हुआ था। हर कोई आपस में गपशप कर रहा था और पूरी क्लास में काफी शोरगुल मचा हुआ था। अचानक क्लास में एकदम सन्नाटा छा गया और सभी की नजरें बेसाख्ता दरवाजे की तरफ घूम गई। एक छरहरी सी आकृति ने दरवाजे से अंदर कदम रखा। उस लड़की का चेहरा साफ नजर आते ही कोई भी उसे घूरने से खुद को रोक नहीं पाया। कुछ लड़कों के मुंह से तो बेतहाशा शीटी तक निकल गई। क्या यह कोई नई ट्रांसफर स्टूडेंट है? वाह, कितनी खूबसूरत है। लेकिन कुछ लड़कियों ने तुरंत उस अजनबी चेहरे को पहचान लिया। निशा शर्मा। अरे नहीं, यह और वो तो बिल्कुल नहीं हो सकती। जैसे जैसे निशा अंदर आ रही थी, हर कोई उसे गौर, आश्चर्य और फटी फटी आंखों से देख रहा था। क्या यह सच में निशा शर्मा है? पुरानी निशा शर्मा के माथे पर हमेशा लंबे बाल बिखरे रहते थे और वह हमेशा अपना सिर झुकाकर चलती थी। उसमें कभी अपना चेहरा दुनिया को दिखाने की हिम्मत नहीं थी और उसका स्वभाव भी काफी उदास और बूझा बूझा सा रहता था। उसका शरीर बहुत दुबला पतला और कमजोर था, जिसे देखकर सबको यही लगता था कि वह कुपोषण का शिकार है। इसके अलावा उसे हमेशा ढीले ढाले कपड़े पहनना पसंद था। दूर से देखने पर वह किसी चलते फिरते बोर जैसी लगती थी। उसकी इसी खामोशी और निरसता के कारण बहुत कम लोग उसके करीब जाना पसंद करते थे। लेकिन आज उसकी आंखों को ढंकने वाले वे बिखरे बाल एक क्लिप से करीने से बंधे हुए थे, जिससे उसका कोमल और गोरा चेहरा पूरी तरह निखर कर सामने आ रहा था। उसके बाल, जो अक्सर उलझे और बिखरे रहते थे, आज एक सुंदर पोनीटेल में बंधे थे। इस रूप में वह पूरी तरह से यौवन और ऊर्जा से भरी हुई लग रही थी। आज हर किसी को इस बात का एहसास हुआ कि वह असल में बला की खूबसूरत है। बड़ी बड़ी आंखें, तीखी नाक, गुलाबी होठ और दूधिया गोरा रंग, क्या बेदाग और मुकम्मल खूबसूरती थी। इसके अलावा आज उसके कपड़े उसके शरीर पर बिल्कुल फिट आ रहे थे। वे अब स्कूल की कोई ढीली ढाली यूनिफॉर्म नहीं थी, बल्कि एक साधारण सी जींस और टी शर्ट थी, जो उसकी लंबी, सीधी और सुडौल टांगों की खूबसूरती को और भी बढ़ा रही थी। सबने गौर किया कि उसके शरीर की बनावट कितनी कमाल की थी। भले ही उसकी लंबाई महज 170 सेंटीमीटर थी, लेकिन उसे देखकर ऐसा भ्रम होता था मानो वह 180 सेंटीमीटर लंबी हो और गर्दन के नीचे बस उसकी खूबसूरत लंबी टांगे ही हो। और सबसे जरूरी बात, उसके चेहरे की वह पुरानी मनुष्यत और उदासी अब पूरी तरह गायब हो चुकी थी। उसकी पहचान पक्की होने के बाद हर कोई गहरे सदमे में था। क्या उसने रातों रात कोई प्लास्टिक सर्जरी करवा ली थी? लेकिन प्लास्टिक सर्जरी कुछ ही दिनों के भीतर इंसान का पूरा व्यक्तित्व और हाव भाव तो नहीं बदल सकती। सबकी उन हैरान और मुग्ध नजरों के बीच निशा बिना किसी झिझक के बड़े ही शानदार और गर्व भरे अंदाज में अपने डेस्क की तरफ बढ़ गई। उसके साथ डेस्क साझा करने वाले लड़के का नाम तरुण था। वह भी लगभग उसी के जितना लंबा और दुबला पतला था। उसका स्वभाव भी काफी निरस सा था, लेकिन उसने हमेशा निशा के साथ अच्छा व्यवहार किया था। कम से कम जब दूसरे लोग उसे परेशान करते थे तो वह उसकी मदद के लिए जरूर आगे आता था। अगर वह न होता तो यहाँ निशा की जिंदगी और भी ज्यादा दुश्वार हो जाती। तरुण ने निशा के इस नए रूप को देखा और वह भी बुरी तरह हैरान रह गया। इस अचरज ने उसे बात करने पर मजबूर कर दिया, जो कि उसके लिए बहुत दुर्लभ था। तुमने अपने साथ क्या किया है? कुछ नहीं, बस मुझे जिंदगी को कुछ बातें समझ में आ गई है। निशा ने उसकी तरफ देखकर एक चमकदार मुस्कान बिखेरी। वह मुस्कान बारिश के बाद आसमान में खिले सतरंगी इंद्रधनुष की तरह नशीली थी। जब तक तुम्हें बातें समझ आ रही हैं, तब तक सब ठीक है। तरुण एक पल के लिए चौंका, फिर उसने सहमति में सिर हिलाया और दोबारा अपनी किताब में नजर गड़ा ली। शुक्रिया। निशा ने उसे देखकर एक प्यारी सी मुस्कान दी, जिसने पास बैठे लड़कों को पूरी तरह मंत्रमुग्ध कर दिया। इस नजारे को देखकर आसपास बैठी कई लड़कियां ईर्ष्या के मारे अपने दांत ऐसे पिसने लगी मानो वे उन्हें भी चबा डालेगी। उनमें से एक लड़की की आंखें बेहद शातिर थी। उसने ईर्ष्या और नफरत भरी नजरों से निशा को घूरा, फिर उसने अपना फोन निकाला और तेजी से कुछ मैसेज टाइप करके भेज दिए। फोन वापस जेब में रखने के बाद
उसके चेहरे पर एक कुटिल और जहरीली मुस्कान तैर गई। इधर जब निशा अपने बैग से किताबें निकाल रही थी, तभी उसका फोन वाइब्रेट हुआ। उसने फोन बाहर निकाला और स्क्रीन पर चमकते हुए नाम को देखकर उसके होठों पर एक व्यंग्यात्मक मुस्कान आ गई। जब उसने वह मैसेज पढ़ा तो उसकी वह मुस्कान और भी ज्यादा ठंडी और बेरुखी भरी हो गई। वह अभी तक उसे ढूंढने भी नहीं गई थी और वह खुद चलकर यहाँ आ रहा था। बेहतरीन। तरुण अपनी तिरछी नजरों से निशा को देख सकता था और वह अंदर ही अंदर चकित था। आज वह सचमुच बिल्कुल अलग लग रही थी। निशा ने तुरंत एक मैसेज टाइप करके भेजा, हमारा रिश्ता अब खत्म, ब्रेकअप। जैसे ही पीरियड खत्म होने की घंटी बजी, एक लड़का क्लास के दरवाजे पर आकर खड़ा हो गया। उसका चेहरा गुस्से से तमतमाया हुआ था। निशा शर्मा, चुपचाप यहाँ से बाहर निकल कर आ।